70 के दशक की मायानगरी मुंबई। बॉम्बे पुलिस के एक बेहद ईमानदार और उसूलों वाले हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर का परिवार रहता था। इब्राहिम एक ऐसा शख्स था जिसने जिंदगी भर अपनी खाकी वर्दी पर रिश्वत का एक दाग नहीं लगने दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, उसी पुलिस वाले के घर में एक ऐसा नापाक मंसूबा आकार ले रहा था जो आने वाले दशकों तक भारत की छाती पर मूंग दलने वाला था। इब्राहिम का बेटा दाऊद इब्राहिम। दाऊद बचपन से ही अलग था। पढ़ाई लिखाई में उसका कोई मन नहीं लगता था। उसकी आंखें हमेशा अपने इलाके के उन भाई लोगों को घूरती थी जो महंगी घड़ियां पहनते थे, जिनके पास इंपोर्टेड गाड़ियां थीं और जिनके एक इशारे पर पूरा बाजार बंद हो जाता था। दाऊद की आंखों में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने की भूख थी। शुरुआत हुई डोंगरी की सड़कों पर छोटी मोटी चोरियों, राहगीरों को लूटने और दुकानदारों से हफ्ता वसूली करने से। उस वक्त मुंबई पर राज था बड़े खिलाड़ियों का, हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और करीम लाला। स्मगलिंग की दुनिया पर करीम लाला का राज था। 20 साल के उस नौजवान दाऊद ने करीम लाला का गैंग ज्वाइन कर लिया। दाऊद का काम था स्मगल किए गए सोने, घड़ियों और हथियारों की कंसाइनमेंट को पुलिस की नजरों और बाकी दुश्मन गैंग से बचाकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना। लेकिन दाऊद कोई आम गुर्गा नहीं था। वो सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। गैंग में करीम लाला के 2 सगे भांजे भी थे, आलमजेब और अमीरजादा। इन दोनों को दाऊद की बढ़ती हुई अहमियत और उसकी चालबाजी एक आंख नहीं भाती थी। एक रात एक कस्टम ऑफिसर ने करीम लाला के सोने की एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ ली। आलमजेब का खून खौल उठा। उसने बिना वक्त गवाए उस कस्टम ऑफिसर को किडनैप कर लिया और मुंबई के एक सीक्रेट बेसमेंट में उस ऑफिसर को बांध कर रखा गया। आलमजेब ने ऑफिसर के माथे पर बंदूक रखते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई पठान का माल छूने की? जान प्यारी है तो 2 लाख रुपए का इंतजाम कर, वरना तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी बीवी पहचान नहीं पाएगी। उस दौर में 2 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इस फिरौती की रकम को सुरक्षित लाने और मामले को रफा दफा करने की जिम्मेदारी दी गई दाऊद को। जब दाऊद के हाथों में वो 2 लाख रुपये की भारी गड्डियां आईं, तो उसके अंदर का शैतान जाग उठा। दाऊद की नीयत पूरी तरह डोल गई। उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास छुपा लिया और एक छोटी सी रकम जाकर आलमजेब को दी। क्या है ये? बाकी का पैसा कहाँ है दाऊद? आलमजेब ने सवाल किया। दाऊद ने जवाब दिया, भाई वो लोग इससे ज्यादा का इंतजाम नहीं कर पाए। पुलिस और कस्टम का भी भारी लफड़ा हो सकता था, इसलिए जो मिला मैं ले आया। हालांकि जब पठान भाइयों ने अपने सीक्रेट सोर्सेज और खबरी नेटवर्क से पता किया तो उन्हें पता चला कि पैसा पूरा दिया गया था। दाऊद की इस गद्दारी ने करीम लाला के दरबार में भूचाल ला दिया। दाऊद को बीच महफिल में दर्जनों गैंगस्टर्स के सामने घसीट कर लाया गया। उसे पीटा गया। लातों, घूसों और डंडों से उसकी ऐसी हालत कर दी गई कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे गैंग से धक्के मारकर बाहर निकाल फेंका गया। दाऊद ने उसी रात तय कर लिया था कि वो अब किसी के लिए काम नहीं करेगा। वो खुद अपनी गैंग बनाएगा। उसने अपनी खुद की सिंडिकेट डी कंपनी की नींव रखी। उसने अपने भाइयों साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा को अपने साथ मिलाया। अब वो सिर्फ स्मगलिंग नहीं कर रहा था, वो एक पूरी की पूरी पेशेवर फौज तैयार कर रहा था। दाऊद खुद एक एक लड़के को चुनता था। बॉम्बे की सड़कों पर अब रोज खून बहने लगा था। दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच की दुश्मनी अब नासूर बन चुकी थी। अंडरवर्ल्ड के पुराने डॉन जैसे हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल समझ चुके थे कि अब हवा का रुख बदल रहा है। ये नई पीढ़ी खून बहाने से गुरेज नहीं करती। उन्होंने स्मगलिंग छोड़कर रियल एस्टेट और राजनीति का सफेद दामन थाम लिया था। साल 1981 दादर के एक पेट्रोल पंप पर जब रात के सन्नाटे में दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम अपनी फिएट कार में बैठा था, तभी पठान गैंग की गाड़ियां वहां आ रुकी। उन गाड़ियों से हथियारों से लैस शूटर निकले, जिनमें मुंबई का सबसे खूंखार और पढ़ा लिखा गैंगस्टर शैलेश हल्दनकर उस वक्त एक पुराने हमले में घायल होने के कारण मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच भर्ती था। दाऊद के शूटर, जिनमें सुभाष सिंह ठाकुर और सुनील सावंत शामिल थे, AK-47 लेकर सीधे अस्पताल में घुसे। उन्होंने वार्ड में घुसते ही अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 400 से ज्यादा गोलियां चली। मरीज और डॉक्टर जान बचाने के लिए पलंगों के नीचे छुप गए थे। हल्दनकर को वहीं बिस्तर पर छलनी कर दिया गया और 2 हवलदार भी शहीद हुए। अरुण गवली भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने दाऊद के करीबी राजनीतिक मददगार मौलाना बुखारी की हत्या करवा दी, जो दाऊद के लड़कों को पुलिस से बचाता था। दोनों तरफ से रोज लाशें गिर रही थी। खुफिया एजेंसियां हैरान थीं कि कैसे एक अनपढ़ आदमी जो अंग्रेजी का एक वाक्य ठीक से नहीं बोल सकता, दुबई में बैठकर 5000 से ज्यादा गैंगस्टरों की एक फौज को एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की तरह चला रहा है। दाऊद अपने दुश्मनों और गद्दारों के लिए एक क्रूर तानाशाह था, जो छोटी सी गलती पर भी मौत की सजा देता था। लेकिन अपने वफादार गुर्गों के लिए वो एक दरिया दिल मसीहा था। अगर किसी गुर्गे को गोली लगती या वो जेल जाता तो दाऊद पानी की तरह पैसा बहाता। वो उनके परिवारों का पूरा खर्च उठाता, उनकी बीमारियों का इलाज करवाता। 1992 के बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद भारत के हालात बदल गए। पूरे देश में दंगे भड़क उठे और यहीं पर एंट्री हुई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की।
आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम में एक अचूक हथियार देखा। आईएसआई के टॉप कमांडरों ने दुबई में दाऊद से कांटेक्ट किया। उन्होंने दाऊद को उसकी सुरक्षा, उसके काले व्यापार को पूरी दुनिया में बेरोक टोक चलाने और उसे हमेशा के लिए महफूज रखने का लालच दिया। इसके बदले में उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, दाऊद का विशाल तस्करी नेटवर्क, जिसका इस्तेमाल करके वो भारत में मौत का सामान भेज सके। दाऊद, जिसके अंदर का मुसलमान बाबरी मस्जिद की घटना से भड़का हुआ था और जिसके अंदर का व्यापारी नया मुनाफा देख रहा था, उसने अपनी देश का सौदा कर लिया। दाऊद ने गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री तटों के जरिए हथियारों और RDX की भारी कंसाइनमेंट भारत में उतारनी शुरू की। उसने अपने सबसे खूंखार और भरोसेमंद गुर्गे टाइगर मेमन को इस नापाक काम की जिम्मेदारी सौंपी। 12 मार्च 1993, मुंबई, वो काला दिन जब एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे शहर को खंडहर और श्मशान में तब्दील कर दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की गगनचुंबी इमारत से लेकर एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार और जावेरी बाजार तक हर जगह सिर्फ खून, चीखें, कटे हुए अंग और काला धुआं था। 250 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए और हजारों जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। वो दाऊद इब्राहिम, जो कल तक सिर्फ एक स्मगलर था, अब भारत का सबसे बड़ा और सबसे वांटेड आतंकवादी बन चुका था। इन धमाकों के बाद डी कंपनी के अंदर भी दरार आ गई। छोटा राजन जैसे हिंदू गैंगस्टरों ने दाऊद का साथ छोड़ दिया और खुद को देशभक्त डॉन घोषित करते हुए दाऊद के खिलाफ जंग छेड़ दी। डी कंपनी अब पूरी तरह से एक आतंकी सिंडिकेट बन चुका था। 1995 तक आते आते दाऊद का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए का आंका गया था, जो आज के समय के हिसाब से 6000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। शिपिंग, फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट एक्सपोर्ट, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट से लेकर ड्रग्स और हथियारों की ग्लोबल तस्करी तक दाऊद का ये खूनी साम्राज्य लंदन, स्विट्जरलैंड, दुबई, लागोस और कराची तक फैल चुका है। आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सेना और ISI की कड़ी सुरक्षा में कराची के पॉश क्लिफ्टन इलाके में एक कायर की तरह छिपा बैठा है। उसे पाकिस्तानी मिलिट्री की बैकिंग हासिल है और वो बदले में उनकी डर्टी ऑपरेशंस की फंडिंग करता है। दोस्तों, ये थी दाऊद इब्राहिम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उसने भारत के हर बड़े स्टेट में अपने एजेंट्स, हिटमैन और शार्प शूटरों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। रोमेश शर्मा जैसे पॉलिटिशियन से लेकर अहमदाबाद के खूंखार गैंगस्टर अब्दुल लतीफ और यूपी के किडनैपिंग किंग बबलू श्रीवास्तव जैसे लोग अब दाऊद के इशारों पर नाचते थे। मुंबई में दाऊद का सारा काम उसका एक बेहद खतरनाक गुर्गा रमा नायक संभाल रहा था। रमा नायक ने दाऊद के इशारे पर कई लोगों को मौत के घाट उतारा और धीरे धीरे वो खुद को मुंबई का असली बॉस समझने लगा। वही दाऊद ने भांप लिया कि रमा नायक की बढ़ती ताकत भविष्य में उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। दाऊद ने रमा को खत्म करने के लिए एक बेहद शातिर चाल चली। रमा नायक का एक राइट हैंड था, बाबू रेशम। दाऊद ने पुलिस के अपने घूसखोर सूत्रों का इस्तेमाल करके पहले बाबू रेशम को पुलिस लॉकअप में बंद करवाया और फिर दाऊद ने अपने दूसरे वफादार गुर्गों को भारी पैसा देकर पुलिस लॉकअप के अंदर ही बाबू रेशम का बेरहमी से कत्ल करवा दिया।